देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे, देखो प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण के, देखो उसके आगे अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से पूछे गए। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन की। पहले भी अपन बात कर चुके हैं। देखो रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है? देखो वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर व आश्रित चर के अवकलज प्रथम घात में हो। देखो प्रथम घात में हो, यानी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। देखो प्रथम घात में हो, तथा गुणांक है वो क्या होने चाहिए? अचर होने चाहिए। देखो तथा गुणांक अचर हो। देखो उसको अपन कहेंगे देखो रेखिक अवकल समीकरण। वह समीकरण जिसमें आश्रित चर और आश्रित चर के जो अवकलज है उनकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। देखो डिग्री 1 होनी चाहिए। देखो ऑर्डर ज्यादा हो सकता है, लेकिन घात 1 होनी चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण। और अगर कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, गुणांक अचर है, तब उसको अपन कहेंगे अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों का जो रेखिक अवकल समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। देखो अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये आएगा। देखो dny अपॉन dxn हो जाएगा। देखो यहाँ p1 dn-1y dxn-1 प्लस p2 dxn-2 प्लस pny इज इक्वल टू हो जाएगा qx हो जाएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो आश्रित चर y है, y की घात भी 1 आ रही है, dy अपॉन dx है, d2y अपॉन dx2 है, सबकी घात 1 आ रही है। देखो तो इस अवकल समीकरण को अपन कह सकते हैं रेखिक अवकल समीकरण कह सकते हैं। देखो अब जो p1 p2 है उनके मान कुछ भी हो सकते हैं। देखो x y के फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन यदि p1 p2 pn अचर हो, देखो अगर p1 p2 pn अगर अचर हो तब इसको अपन कहेंगे अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण। p1 p2 pn है, ये क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, तब इसको अपन कहेंगे अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण। तब ये कहलाएगा अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण। इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो d अपॉन dx की जगह काम में लेंगे कैपिटल D ऑपरेटर काम में लेते हैं। देखो d अपॉन dx की जगह अपन पुट करेंगे कैपिटल D पुट करेंगे। देखो अवकलज संकारक इसको अपन कहते हैं। देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको कहा जाता है। अगर d अपॉन dx की जगह कैपिटल D लिखेंगे तो देखो dy अपॉन dx है वो बन जाएगा dy बन जाएगा। देखो d2y अपॉन dx2 है वो बन जाएगा, देखो d2y बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो तो d अपॉन dx की जगह अगर कैपिटल D लिखेंगे तब अवकल समीकरण है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखो यानी यहां पे आ जाएगा कितना? देखो dn आ जाएगा, p1 यहां पे आ जाएगा, देखो dn-1 ये आ जाएगा। यहां पे आएगा p2 dn-2 आएगा। देखो ये आएगा pny इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो qx आ जाएगा। ये हो जाएगा। यानी इस टाइप की जो अवकल समीकरण है d अपॉन dx की जगह अगर अपन कैपिटल D लिखेंगे तो अवकल समीकरण इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये d का फंक्शन आ रहा है। देखो ये d का फंक्शन हो गया, यहाँ पे y हो गया। देखो इधर केवल x का फंक्शन आ रहा है। देखो तो अचर गुणांकों का जो रेखिक अवकल समीकरण होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है। देखो अचर गुणांकों का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगा। देखो एफ डी वाई बराबर हो जाएगा कितना? क्यू एक्स। यहाँ डी का फंक्शन होगा, यहाँ वाई होगा, इधर केवल एक्स का फंक्शन होगा। देखो
इस टाइप के अवकल समीकरण को अपन कहते हैं अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक हल है वो ज्ञात करने के लिए अपने को देखो एक तो CF निकालना पड़ेगा, एक PI निकालना पड़ेगा। देखो व्यापक हल y इज इक्वल टू होता है देखो CF प्लस PI, जहां देखो CF का मतलब तो है देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो CF का मतलब होता है देखो पूरक फलन, CF का मतलब है पूरक फलन। PI का मतलब हो जाएगा देखो विशिष्ट समाकल, विशिष्ट समाकल। यानी इसका व्यापक हल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा देखो CF निकालना पड़ेगा, PI निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तब क्या आएगा, इसका व्यापक हल आएगा। देखो लेकिन अपन ये कह सकते हैं देखो राइट हैंड साइड में अगर 0 है, देखो अगर QX का मान 0 है देखो, तब इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए अपने को केवल निकालना पड़ेगा देखो CF निकालना पड़ेगा। देखो तब इसका जो व्यापक हल है वो बराबर हो जाएगा किसके, CF के बराबर होगा। देखो अगर राइट हैंड साइड में 0 है तब इसका व्यापक हल निकालने के लिए केवल अपन CF निकालेंगे। देखो केवल CF निकाल लेंगे। अब सबसे पहले अपन सीख रहे हैं देखो पूरक फलन ज्ञात करना। सबसे पहले अपन सीख रहे हैं देखो पूरक फलन ज्ञात करना। टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन ज्ञात करना। देखो अभी अपन बात कर रहे थे देखो अचर गुणांकों का जो रेखिक अवकल समीकरण है वो इस फॉर्म में होता है। देखो यहाँ d का फंक्शन होता है, यहाँ y होता है, यहाँ केवल x का फंक्शन होता है। देखो इस टाइप का जो अवकल समीकरण है उसको अपन कहेंगे देखो अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण। देखो अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं देखो CF, और CF लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका सहायक समीकरण लिखेंगे। देखो CF लिखने के लिए इसका लिखते हैं सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। देखो सहायक समीकरण लिखने का क्या तरीका, देखो ये जो d का फंक्शन है इसमें d की जगह m करके इसको 0 के बराबर रख देंगे। देखो यहाँ ये जो d का फंक्शन है इसमें d की जगह m करके इसको 0 के बराबर रख देंगे। देखो वो इसका सहायक समीकरण हो जाएगा। देखो अब इसको हल करके m के मान ज्ञात करेंगे। देखो इसे हल कर m के मान ज्ञात करते हैं। देखो इसे हल कर m के मान ज्ञात करते हैं। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो जो अवकल समीकरण दे रखी है इस फॉर्म में होगी। देखो अब पूरक फलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका सहायक समीकरण लिखेंगे। देखो सहायक समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे, d की जगह m लिख देंगे तो ये m में कोई द्विघात या तीन घात का समीकरण बनेगा। इसे हल करके अपन m के मान ज्ञात करेंगे। देखो अब m के जो मान आएंगे वो क्या हो सकते हैं, देखो वास्तविक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या वास्तविक और समान हो सकते हैं, या काल्पनिक हो सकते हैं। देखो रियल और डिफरेंट हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, या इमेजिनरी हो सकते हैं। देखो तो यहां तीनों केस अपन देख रहे हैं। देखो केस फर्स्ट, जब m के मान वास्तविक व असमान हो, देखो रियल और डिफरेंट हो। देखो मान लो आ गया जैसे m बराबर आ रहा है, देखो m1 आ रहा है, m2 आ रहा है, m3 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो तब CF का ये फॉर्मूला होता है। देखो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, ये इसका CF होता है। देखो ये इसका CF होता है। देखो यदि m के मान वास्तविक और डिफरेंट है, वास्तविक और असमान है, तब CF लिखने का ये फॉर्मूला होता है। देखो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। अब यहाँ केवल अपन वर्किंग मेथड की बात कर रहे हैं। देखो इसका डेरिवेशन अपन नहीं पढ़ रहे हैं। देखो सीधा सीधा अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देखो m के 3 मान आ रहे हैं, अगर 2 मान आ रहे हैं तब यहाँ तक लिख देंगे। देखो 3 मान आ रहे हैं तब अपन यहाँ तक लिखेंगे। देखो केस सेकेंड अगर अपन देख रहे हैं, देखो जब m के मान वास्तविक व समान हो। देखो वास्तविक व समान हो। देखो
यानी m के मान आ रहे हैं, देखो m के मान आगे देखो m1 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 ये आगे देखो। तब इसका CF इस तरीके से लिखा जाता है, देखो C1 प्लस C2x आएगा प्लस C3x स्क्वायर, e की पावर आ जाएगा m1x आ जाएगा। क्या देखो अगर m के तीनों मान समान है तब CF अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो अगर m के दो ही मान होते और वो दोनों समान होते तब CF यहां तक लिखते। देखो अगर m के चार मान होते तो आगे C3 ये C1 C2 C3 आएगा। देखो यार C1 C2 C3 x स्क्वायर C4 x क्यूब तक आ जाता। देखो अपन ये बात जानते हैं अवकल समीकरण का जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसमें सवेश अचर होते हैं। देखो तो यदि किसी अवकल समीकरण का ऑर्डर 3 है तो इसके अंदर C1 C2 C3 तक आएगा। देखो तो m के तीनों मान अगर समान आते हैं तब CF अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो या m के तीनों मान समान और वास्तविक हो सकते हैं या m के तीनों मान लो काल्पनिक हो सकते हैं। तीन या जितने ही मान आएंगे ये m के या तो सारे मान डिफरेंट हो सकते हैं या m के सारे मान समान हो सकते हैं। देखो या काल्पनिक हो सकते हैं। देखो तो उन तीनों केसों के लिए अपन CF कैसे कैसे लिखेंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो इसे हल कर m के मान ज्ञात करते हैं। देखो तो केस फर्स्ट अपन ये देख रहे हैं। देखो यदि m के मान वास्तविक व असमान है, देखो वास्तविक व असमान है। देखो यदि m के मान वास्तविक और असमान आ जाते हैं, मान लो m बराबर आ गया, देखो m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया। देखो ये आ गया m बराबर आ जाएगा m1 m2 m3 आ गया। देखो दो मान आ गए या तीन मान आ गए, जैसे m के तीनों मान डिफरेंट आ रहे। देखो तब अपन CF इस तरीके से लिखेंगे। देखो तब CF लिखने का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। देखो अब ये सूत्र आपको याद करना है। देखो इसको निकाला जाता है y बराबर EMX लेके उसको सोल्व किया जाता है, उसको संतुष्ट करवाया जाता है अवकल समीकरण को, फिर वहां से ये सारे मान आते हैं। देखो उसे कोई मतलब नहीं है। देखो या सीधा सीधा अपन ये बातें याद कर लेंगे। देखो यदि m के मान वास्तविक व असमान है तब CF अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यदि m के तीनों मान डिफरेंट है तब CF लिखने का ये सूत्र होता है। देखो अब इसको सीधा सीधा याद रखना। देखो सीधा सीधा अपन इसको याद रखेंगे। देखो यदि m के मान वास्तविक व समान हो, देखो m के मान वास्तविक व समान हो, देखो m के मान तीनों मान लो समान आ रहे हैं। देखो m बराबर आ रहा है, जैसे m1 आ रहा है, m1 आ रहा है, m1 आ रहा है। देखो ये आ रहा है m के तीनों मान समान आ रहे हैं। देखो तब इसका CF हो जाएगा, देखो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, e की पावर आ जाएगा m1x आ जाएगा। याद है अगर m के दो मान होंगे तो यहां तक लिखेंगे। देखो ये तो तीन मानों के लिए मैं कर रहा हूं इसको। अगर m के दो मान समान होते तो लिखते C1 प्लस C2x तक लिखते। देखो m के तीन मान है तो यहां तक लिखेंगे। देखो चार मान होंगे तो आगे एक स्टेप और आ जाएगी, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अगर m के तीनों मान समान है तो CF इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये CF आएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो m के मान काल्पनिक भी आ सकते हैं। देखो m के मान काल्पनिक हो, देखो m के मान काल्पनिक हो। देखो जैसे m का मान आ गया, मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ गया। देखो ये आ गया। देखो m बराबर आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ गया। देखो तब इसका जो CF है उसी से लिखा जाता है। भैया m के दो मान डिफरेंट आते थे, अगर m के दो मान डिफरेंट आते तो अपन कैसे लिखते? अभी अपन देख रहे थे CF कितना आता, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x।
ऐसे ही तो आता। अब यहां इसके दो मान मान लिए, m1 बराबर तो मान लिया मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा, m2 बराबर मान लिया सपोज मैंने अल्फा माइनस आयोटा बीटा मान लिया। देखो अब ये m1 और m2 का मान यहां रख देंगे। देखो सीधा सूत्र याद करना है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। देखो m1 का मान यहां रख देंगे। देखो ये मान यहां रख रहे हैं। देखो ऐसे ही m2 का मान यहां रख देंगे। देखो ये रख देंगे। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो e की पावर अल्फा एक्स दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना। e की पावर अल्फा एक्स है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों में से e की पावर अल्फा एक्स है वो कॉमन आ जाएगा। देखो यहां आ जाएगा c1 e की पावर आयोटा बीटा एक्स बनेगा। देखो c1 e की पावर आयोटा बीटा एक्स आएगा ना। e की पावर आयोटा बीटा एक्स को अपन लिख सकते हैं, देखो कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहां देखो ये आ रहा है e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स आ रहा है। देखो e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये बनेगा, देखो e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स के साथ में आ जाएगा, देखो c1 प्लस c2 ये आ जाएगा। देखो कोस बीटा एक्स के साथ में c1 प्लस c2 आ जाएगा। देखो ऐसे ही साइन बीटा एक्स के साथ में क्या आएगा, साइन बीटा एक्स के साथ में आ जाएगा आयोटा c1 माइनस c2 साइन बीटा एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसको अपन ने एक नया नाम दे दिया, मान लो इसको अपन ने कह दिया a कह दिया सपोज। देखो इसको अपन ने कह दिया देखो b कह दिया। देखो b कह दिया। देखो तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। देखो इसका जो CF आएगा वो ये आएगा। देखो e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस आएगा c2 साइन बीटा एक्स ये आएगा। इस पूरे को अपन कह रहे हैं, देखो इस पूरे को अपन b कह रहे हैं। देखो तो ये आएगा। देखो अब सीधा सीधा अपने को ये याद करना है। देखो यहाँ पर m बराबर अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो CF इतना आ जाएगा। देखो क्या है, इसको a कह दिया मैंने, इसको b कह दिया। देखो तो m बराबर अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर आ रहे हैं, मान लो रूट काल्पनिक आ रहे हैं, तो CF इस तरीके से लिखेंगे। देखो e की पावर अल्फा एक्स लिखेंगे, c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो m का मान अगर काल्पनिक आता है, जैसे m बराबर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आता है, तो CF ऐसे लिख सकते हैं। देखो e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। अब सीधा सूत्र याद रखना। देखो अपने इसको एक दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। देखो अगर c1 बराबर मान लें अपन, देखो ये मान लें। देखो कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है। देखो c1 को मान लें अगर अपन c कोस d मान लें। देखो ये मान लें। देखो भाई c1 एक कोस्टेंट ही तो है, तो उसको एक दूसरे कोस्टेंट की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। देखो c2 बराबर मान लिया मैंने, देखो माइनस c साइन d मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो वैसे मेन सूत्र तो ये एक, तो ये याद करना। देखो आपको अब इसकी एक दूसरी फॉर्म और बना सकते हैं। देखो अपन इसको एक दूसरी फॉर्म में और लिखा जा सकता है। देखो c1 बराबर मैंने c कोस d मान लिया, c2 बराबर मैंने माइनस c साइन d मान लिया। सुविधाजनक कोई भी मान लिया, ये मान लिया। देखो अपन तो यहां बन जाएगा, देखो e की पावर अल्फा एक्स। अगर c1 की जगह मैं लिख दूं, देखो c कोस d लिख दूं, और c2 की जगह अगर माइनस c साइन d लिख दें तो c कॉमन आ जाएगा ना, c तो कॉमन आ जाएगा। और यहां बन जाएगा, देखो कोस d कोस बीटा एक्स ये आ जाएगा। देखो और यहां से आ जाएगा माइनस साइन बीटा एक्स साइन d आ जाएगा। यहां से ही आ रहा है, देखो c e की पावर अल्फा एक्स ये आ रहा है। अब ये किसका सूत्र बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का सूत्र बन रहा है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो CF है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से भी इसकी फॉर्म बनती है। देखो अब यहां कोई भी अक्षर होंगे, देखो ये अक्षर कोई भी होंगे, अल्फा और बीटा जो अपने पास आएगा वो अपन यहां पे रख देंगे। देखो अल्फा और बीटा अपन यहां पे रख देंगे। देखो हालांकि मैन ये सूत्र है, देखो ये सूत्र अपन काम में लेंगे। देखो
मान लो m बराबर अल्फा माइनस बीटा 2 बार आ जाए, देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 बार आ जाए, देखो जो रूट है वो रिपीट हो जाए, देखो तब सी एफ ये होता है। देखो तब सी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा ई की पावर अल्फा C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स प्लस C3 C4x साइन बीटा एक्स। ये सूत्र आएगा। देखो बिल्कुल ही आसान तरीका है याद करने का। देखो अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर आ रहा है, देखो अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ रहा है तो कितना आएगा, देखो ई की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स आएगा। देखो भी अवकल समीकरण में देखो m के 2 मान कब आएंगे, यदि अवकल समीकरण का ऑर्डर 2 होगा, और अवकल समीकरण का अगर ऑर्डर 2 होगा तो उसके व्यापक में 2 ही अचर आएंगे। देखो C1 और C2 2 अचर आ रहे हैं। देखो अब अगर ये रिपीट हो जाए, देखो अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर एक बार आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे। देखो अगर रिपीट हो जाएगा, देखो 2 बार अगर ये आ जाएगा तो ये जो C1 है इसकी जगह कितना आ जाएगा, देखो इसकी जगह क्या आएगा C1 प्लस C2x आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो पीछे भी तो अपन ने ये तो लिखा था, अगर m का मान m1 3 बार आ जाए तो यहाँ लिखते हैं C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर लिखते हैं। तो वही बात यहाँ अपन देख रहे हैं। अगर एक बार आएगा तब तो ऐसे लिखेंगे, 2 बार अगर आ जाएगा तो लिखेंगे C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स प्लस आ जाएगा C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा। अगर तीसरी बार और आ जाएगा तो यहाँ C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा। देखो उसी क्रम में चलता जाएगा। देखो सीधा सीधा इस तरीके से याद रख लेंगे। देखो तो एक क्वेश्चन तो देखो पूरक फलन ज्ञात करने से संबंधित ही पूछा गया सेकंड ग्रेड में हर बार। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूरक फलन ज्ञात करने से संबंधित ही कई बार पूछा गया। देखो इसका हल पूछा गया। देखो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0 का हल पूछा गया। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो पहली बात तो देखो राइट हैंड साइड में यहाँ 0 है तो कि इसके हल के लिए केवल अपने को CF निकालना। देखो राइट हैंड साइड में 0 हो तो केवल अपन CF निकालेंगे। देखो और CF निकालने का क्या तरीका है, देखो इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। देखो सबसे पहले लिखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, लिखते हैं सहायक समीकरण लिखते हैं। देखो सहायक समीकरण लिखने का क्या तरीका, देखो d की जगह m कर देंगे इसमें। देखो d की जगह m लिख के इसको 0 के बराबर लिख देंगे। देखो ये इसका सहायक समीकरण हो जाएगा। देखो यहाँ जो d का फंक्शन है इसमें d की जगह m करके इसको 0 के बराबर लिख देंगे। देखो क्या आ जाएगा। देखो अब इसको हल करके m के मान निकालेंगे। देखो मान निकाल सकते हो क्या, यहाँ से m बराबर आ जाएंगे 2 और 3, 2 और 3 2 और 3 आ गए। अब m के मान क्या आ रहे हैं, देखो m के मान आ रहे हैं यहाँ पे वास्तविक और भिन्न भिन्न। देखो m के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न आ रहे हैं। देखो m के मान अगर वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो CF कितना होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x ये होता है। अभी अपने सूत्र पढ़ा वो अच्छी तरह याद कर लेना। देखो m के दोनों मान अगर वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो CF इस तरीके से निकलेगा। देखो अब राइट हैंड साइड 0 है तो ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। देखो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखो y बराबर हो जाएगा कितना CF, ये इसका उत्तर आ गया। देखो जितना अवकल समीकरण का ऑर्डर होगा उतने सवे अचर आने चाहिए। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं अवकल समीकरण का ऑर्डर 2 है तो 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 आ रहे हैं। देखो यहाँ 2 मान आ रहे हैं। देखो
बिल्कुल आसान है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये अवकल समीकरण दे रखी है, इसका हल पूछा गया है। देखो इस अवकल समीकरण का हल पूछा गया है। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। उसके लिए सहायक समीकरण लिखेंगे, डी की जगह एम लिख देंगे। देखो याद है, यहां से एम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, -4 आएगा। देखो एम बराबर कितना हो जाएगा, देख सकते हो क्या, +-2 आयोटा। एम बराबर +-2 आयोटा आएगा। देखो इसको अपन 0 +-2 आयोटा भी लिख सकते हैं। देखो अल्फा +- आयोटा बीटा से कंपेयर करना। देखो अगर अल्फा +- आयोटा बीटा अगर रूट होते हैं तो CF होता है e⁴ C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x होता है। देखो ये सूत्र होता है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं जो रूट आ रहे हैं वो काल्पनिक आ रहे हैं। देखो अगर अल्फा का मान देखें तो 0 हो गया, यहां पर बीटा का मान देखें तो 2 हो गया। देखो ये हो गया। अल्फा +- आयोटा बीटा से अगर कंपेयर करें तो अल्फा बराबर 0 हो गया, बीटा बराबर 2 हो गया। देखो अब CF कितना आ जाएगा, देखो सूत्र होता है e⁴ C1 cos बीटा x प्लस आ जाएगा C2 sin बीटा x। ये सही है ना बात, e⁴ को 1 लिख सकते हैं। देखो तो ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो तो अगर राइट हैंड साइड 0 है तो केवल अपने को CF निकालना पड़ेगा। देखो राइट हैंड साइड अगर 0 है तो केवल CF निकालना पड़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो लिख रहे होगे पीछे, लिख रहे हैं नहीं पीछे, बिल्कुल आसान चैप्टर है। कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। देखो है कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो सुनो ध्यान से, सुनो भाई इधर। पहली बात तो अपन देख रहे हैं, देखो ये कौन सी अवकल समीकरण है ये पहचानो। देखिए यहां अपन देख रहे हैं, देखो सबकी घात 1 है। देखो ऑर्डर ज्यादा हो सकता है लेकिन डिग्री सबकी 1 है। देखो और गुणांक अचर है। देखो इसका मतलब अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। सबसे पहला काम आपको यही करना। देखो लिखेंगे अपन जो कि अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। देखो सबसे पहले पहचानना है कि कौन सी अवकल समीकरण है। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। देखो अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। देखो अब इसको हल करने का क्या तरीका होता है, देखो d/dx की जगह अपन काम में ले लेते हैं कैपिटल D काम में लेते हैं। देखो इसको हल करने के लिए d/dx की जगह कैपिटल D काम में लेते हैं, तो यहां देखो d आ जाएगा d/dx की जगह। देखो यहां आ जाएगा 6d², ये आ जाएगा। देखो यहां 11d आएगा -6 आएगा। देखो ये आ जाएगा। d/dx की जगह मैंने कैपिटल D लिख दिया। देखो इससे पूरे, ये बात ठीक है कि यहां तक। देखो भाई इसका मतलब ये होता है, देखो dy/dx है उसकी जगह आएगा देखो dy आएगा, d2y/dx2 है उसकी जगह आएगा देखो d2y आएगा। वो y अपने बाहर ले लिया इन सबसे, y इन सबसे बाहर ले लिया। देखो y इन सबसे बाहर ले लिया। देखो
अब देखो देखिए इसका CF अपन निकाल सकते हैं क्या? सहायक समीकरण लिखेंगे, देखो D की जगह M लिख देंगे, करके देखो सारे कैसे करेंगे बताओ इसके फैक्टर। 3 घात या 4 घात का कोई बहुपद होता है तो उसका फैक्टर करने का तरीका होता है m बराबर 1 रखो -1 रखो, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है, देखो m बराबर 1 रखने पे 0 हो जाएगा, देखो m बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, देखो इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, देखो m बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, देखो तो m-1 को 3 जगह लिख लेंगे, देखो m-1 को 3 जगह लिख लेंगे, देखो ये लिख लेंगे। ये बात ठीक है कि बताओ m बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम से अपन ये बात कह सकते हैं, देखो शेषफल प्रमेय से। अब m-1 को 3 जगह लिख लिया, अब वापिस ये समीकरण बनानी है, देखो वापिस ये समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले m स्क्वायर से गुणा कर देंगे, देखो m स्क्वायर से गुणा कर दिया, देखो यहां आएगा, देखो m क्यूब आएगा -m स्क्वायर आएगा, अपने को चाहिए -6 तो -5m से गुणा कर देंगे, देखो ये आ जाएगा। यहां फिर प्लस का 5m आएगा, अपने को प्लस के 11 चाहिए, देखो तो 6 से गुणा कर दिया, देखो 6 से गुणा कर देंगे, देखो या m-1 का भाग दिया जा सकता है, की बात है इसके बारे में। अब यहां से m-1 कॉमन ले लेंगे, देखो तो ये आ जाएगा m स्क्वायर -5m + 6 इजिकल टू आएगा 0, देखो 0 आ जाएगा। यहां से m के मान निकालेंगे, देखो ये m-1 हो गया, इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, m-2 और m-3 आएंगे, देखो ये आएंगे। ये बात सारी समझ रहे हो, देखो यहां से m का मान आ जाएगा, m का मान 1 2 3 आएगा, देखो m के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो ये इसका CF हो जाएगा और ये इसका उत्तर हो जाएगा, देखो y बराबर आ जाएगा, देखो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर हो जाएगा 2x प्लस c3 e की पावर 3x आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा, देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अपन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई बराबर 0 का व्यापक हल पूछा गया, देखो इसका व्यापक हल पूछा गया, देखो अचर गुणांकों का रेखीय अवकल समीकरण है, देखो डी अपॉन डी एक्स की जगह लिख देंगे कैपिटल डी लिख देंगे, देखो अचर गुणांकों का रेखीय अवकल समीकरण डी अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल डी लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका CF निकालेंगे, देखो D की जगह M लिखते हुए इसको 0 के बराबर रखेंगे, देखो ये रखेंगे, फैक्टर कर सकते हो क्या, देखो देखिए इसके कैसे करोगे बताओ फैक्टर। a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगेगा, देखो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होता है, देखो फिर होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र मैंने यहां लगाया, देखो ये लगा दिया, देखो यहां से आ जाएगा, देखो m + 1 = 0 आ जाएगा, यहां से m स्क्वायर माइनस m + 1 = 0 आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, यहां से m बराबर आएगा कितना, देखो -1 यहां से m का मान कितना आएगा, देखो कैसे निकालोगे बताओ m का मान, श्रीधराचार्य सूत्र से m का मान निकालेंगे, देखो तो आज क्या सूत्र होता है, -b होता है, देखो तो 1 आ जाएगा, देखो सूत्र होता है -b होता है, देखो तो 1 ± b² का मतलब कितना हो जाएगा 1 -4 × a × c अपॉन में हो जाएगा 2a, ये आ जाएगा, देखो यहां से देखो ये बन जाएगा 1 ± ऊपर देखो √-3 बन रहा है
तो √3 आयोटा अपॉन में 2 आएगा। देखिए ये आएगा। देखिए ये आ जाएगा। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो m का एक मान तो वास्तविक आ रहा है, देखो एक मान वास्तविक है और 2 मान काल्पनिक है। देखो तो CF इस तरीके से लिखेंगे। देखो जो वास्तविक मान है उसकी वजह से CF कितना आएगा, C1 e की पावर -x ये आएगा। M1 का मान -1 हो गया। देखो यहाँ पर जो वास्तविक मान है उसकी वजह से CF इतना आएगा। देखो जो काल्पनिक मान है इसकी तुलना अपन करेंगे। देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से इसको कंपेयर कर लेंगे। देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से इसको कंपेयर करेंगे। देखो अल्फा का मान ये हो जाएगा, बीटा का मान ये हो जाएगा। अब क्या सूत्र होता है, e की पावर होता है कितना, अल्फा x होता है, तो 1/2x आ जाएगा। देखो e की पावर अल्फा x होता है। देखो फिर होता है C1 होता है, C1 पहले काम में ले लिया, अब C2 लिख देंगे। देखो C2 कोस बीटा x, बीटा की जगह आ जाएगा √3/2। देखो प्लस आ जाएगा C3 साइन √3/2x आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो y का मान इतना ही आ जाएगा। देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो m का एक मान वास्तविक है, 2 मान काल्पनिक है। देखो तो इस तरीके से CF लिख देंगे। देखो एक क्वेश्चन देखो आप घर से कर लाना। देखो इसको या चलो अभी करके देखो, कर लो अभी कर लो। देखो है आसान चैप्टर, सुनो भी ध्यान से। देखिए इसको d/dx की जगह लिख देंगे कैपिटल D लिख देंगे। देखिए d/dx की जगह कैपिटल D लिख दिया। देखो सबसे पहले निकालेंगे CF निकालेंगे। CF लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो सहायक समीकरण लिखेंगे। देखो इस सहायक समीकरण लिखने के लिए CF लिखेंगे। देखो देखो इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। देखो आप सारे इधर सुनेंगे। देखो D की जगह अपन स्मॉल m रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो कैपिटल M ले लेंगे। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल M ले लेंगे। देखो D की जगह अपन कैपिटल M ले लेंगे। देखो M ले लो, A ले लो, B ले लो, कुछ भी ले लो, वो तो एक स्मॉल m लिखते हैं अपन बस। अब यहां से m के मान निकालेंगे। देखो इसके फैक्टर करके m के मान निकालेंगे। देखो फैक्टर करेंगे कितना आएगा, m² माइनस m²। देखो m² प्लस m² आएगा। देखो ये आ जाएगा, इतना आएगा। देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो m माइनस m, m प्लस m, ऐसे m प्लस आयोटा m, m माइनस आयोटा m बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 घात का फैक्टर, 4 फैक्टर हो जाएंगे। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं। देखो कैपिटल M बराबर कितना आएगा, 2 मान तो वास्तविक आ जाएंगे। देखो माइनस m और प्लस m। देखो और 2 मान क्या आएंगे, देखो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आएगा, काल्पनिक आएगा। देखो ये आएगा, यहां से देखो माइनस m और प्लस m आ जाएंगे ना, ये 2 मान। देखो यहां से m के मान क्या आएंगे, देखो यहां से अपन देखें तो m के मान काल्पनिक आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो
अब तो दो मान तो देखो वास्तविक है, इनकी वजह से सी एफ कितना आ जाएगा, सीधा मैं वाई लिख देती, या चलो एक बार सी एफ लिख देते हैं। दो मान वास्तविक है, उनकी वजह से सी एफ आएगा देखो C1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 e की पावर एम एक्स, ये आएगा। अब ये दो मान काल्पनिक है, इनकी वजह से सी एफ कितना आएगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से इसको कंपेयर कर लेंगे। देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से तुलना करेंगे, अल्फा का मान 0 हो जाएगा, बीटा का मान m हो जाएगा। देखो तो आएगा e की पावर 0x, e की पावर 0x आएगा। देखो फिर आएगा देखो C1 कोस बीटा x होता है, बीटा की जगह m आ जाएगा। देखो C1 C2 पहले से काम में ले चुके हैं, यहाँ C3 ले लेंगे। देखो C3 कोस एम एक्स प्लस आ जाएगा C4 साइन एम एक्स, ये आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा देखो y के बराबर आ जाएगा। देखो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो तो ये तो अपन बात कर रहे थे, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो केवल अपने को CF निकालना पड़ेगा। देखो और फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया देखो, जिसमें केवल CF निकालना हो। देखो अब अपन सीख रहे हैं देखो विशिष्ट समाकल ज्ञात करना। विशिष्ट समाकल ज्ञात करना। देखो अभी अपन देख रहे थे जो अवकल समीकरण होती है वो ये फॉर्म होती है। देखो एफ डी वाई बराबर कितना होता है, देखो क्यू एक्स। अवकल समीकरण की जो फॉर्म होती है वो ये होती है एफ डी वाई बराबर कितना होता है, क्यू एक्स होता है। देखो अब इसका पी आई निकालने का ये फॉर्मूला होता है। देखो पी आई ज्ञात करने का क्या सूत्र हो जाएगा, देखो यहाँ जो डी का फंक्शन है उसको लिख देंगे 1/, में देखो 1/, में लिखेंगे। देखो फिर यहाँ साथ में जो x का फंक्शन है वो लिख लेंगे। देखो ये पी आई का सूत्र होता है। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये फॉर्मूला। देखो पी आई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, यहाँ जो डी का फंक्शन है उसको 1/, में लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है वो लिख लेंगे। देखो राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है वो लिख लेंगे। देखो बात ठीक है, ये बात समझ रहे हो यहाँ तक। एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो अब दो सूत्र तो अपन ऐसे पढ़ रहे हैं, सारे इधर सुनेंगे। देखो दो सूत्र तो सामान्य सूत्र हैं, चाहे क्यू एक्स का मान कुछ भी हो वो दो सूत्र लग जाएंगे। देखो हालांकि उनसे क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। देखो और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे देखो शॉर्ट मेथड। अगर क्यू एक्स का मान e की पावर x हो तब अपने को पी आई कैसे निकालना चाहिए, क्यू एक्स का मान साइन एक्स या कोस एक्स हो तब अपने को पी आई कैसे निकालना चाहिए, वो शॉर्ट मेथड अपन पढ़ेंगे। देखो तो दो तो जनरल सूत्र हैं। देखो क्यू एक्स का मान चाहे कुछ भी हो वो सूत्र हमेशा लग जाएंगे। देखो अब उसमें दो केस है। देखो इसके अंदर दो केस है। देखो केस फर्स्ट तो ये है, अगर एफ डी का मान बराबर हो केवल डी के, देखो ये जो एफ डी है वो केवल डी के बराबर हो, देखो तब ये बन जाएगा देखो 1/d क्यू एक्स बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। देखो ये जो एफ डी है वो अगर केवल डी के बराबर है तब ये आ जाएगा 1/d क्यू एक्स आ जाएगा। देखो और 1/d का मतलब होता है देखो समाकलन, 1/d क्यू एक्स का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये सूत्र बन जाएगा। देखो अब यहाँ थोड़े अपन सूत्र ही पढ़ रहे हैं। देखो सीधे 1/d क्यू एक्स का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर कहीं भी 1/d लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है तब तो अवकलन करेंगे। देखो अभी अपन बात कर रहे थे d का मतलब तो है अवकलन। अगर d को आपने y पे ऑपरेट करवा दिया, अगर d को y पे ऑपरेट करवा दिया तो इसका मतलब हो गया dy/dx। अगर 1/d को आपने y पे ऑपरेट करवा दिया तो इसका मतलब इसका अपन समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। देखो तो 1/d का मतलब है समाकलन, जबकि d का मतलब है अवकलन। देखो तो कहीं भी अगर ऐसी स्टेप आती है तो तुरंत उसका समाकलन करके लिख देंगे। देखो 1/d क्यू एक्स का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स। देखो ये मतलब हो जाएगा। देखो एक ऐसा हो सकता है कि ये जो एफ डी है वो d माइनस अल्फा के बराबर हो सकता है। देखो एफ डी है वो d माइनस अल्फा के बराबर हो सकता है। देखो केस सेकंड। देखो
एफ डी बराबर हो डी माइनस अल्फा, देख एफ डी बराबर डी माइनस अल्फा हो, देख तब ये बन जाएगा देखो 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स, ये बन जाएगा एफ डी बराबर अगर डी माइनस अल्फा हो, देखो तब इसका सूत्र होता है ई की पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ये सूत्र होता है, देख ये सूत्र होता है, देख और फेस्ट ग्रेड 2016 में ये सूत्र पूछा गया, देख फेस्ट ग्रेड 2016 में ये सूत्र पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन इससे बड़े हो जाते हैं, देखो तो केवल 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स का मान ही पूछा गया था, देखो 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स का कितना मान आएगा वो पूछा गया था, देखो ये जो ऊपर वाला सूत्र है वो इसी से आया, देखो अगर इसमें अल्फा बराबर 0 पुट कर दें तो ये सूत्र आ जाएगा, देखो अल्फा की जगह अगर 0 करेंगे तो इधर तो 1/d क्यू एक्स हो जाएगा, देखो यहाँ अल्फा की जगह 0 करेंगे ई की पावर 0 1 होता, देखो यहाँ अल्फा की जगह 0 करेंगे 1 आएगा तो वही क्यू एक्स डी एक्स आ रहा, देखो तो 1/d क्यू एक्स का सूत्र तो हो जाएगा ये और 1/d माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब d माइनस 2 हो, जैसे यहाँ पे 1/d माइनस 3 हो 1/d माइनस 4 हो, तब ये सूत्र काम में लेंगे, देखो तब ये सूत्र अपन काम में लेंगे, देखो तो ये तो दो जनरल सूत्र हैं, चाहे क्यू एक्स का मान यहाँ कुछ भी हो ये सूत्र आप लगा सकते हो, हालांकि क्वेश्चन उनसे थोड़े बड़े हो जाएंगे, देखो क्वेश्चन उनसे बड़े हो जाते हैं, देखो तो सबसे पहले तो आपको ये सूत्र याद करने हैं, देखो पहले अपन पढ़ेंगे, देखो यहाँ शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, देखो यानी ऐसे सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट मेथड से हो जाते हैं पहले उनको कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन बचेंगे जो शॉर्ट मेथड से नहीं होंगे वो अपन इस सूत्र से करेंगे, देखो वो सारे क्वेश्चन अपन इस सूत्र से करके देखेंगे, देखो तो पहले तो ये दो सूत्र याद कर लो, देखो पहले अपन पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, देखो पीआई ज्ञात करने के शॉर्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं, देखो और वो शॉर्ट मेथड इन सब के लिए देख सकते हैं, अगर क्यू एक्स का मान यानी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन अगर हो वो ई की पावर एक्स हो तो शॉर्ट मेथड लग जाएगा, देखो हमेशा अगर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो अगर ई की पावर एक्स है, क्यू एक्स की जगह अगर ई की पावर एक्स है तो शॉर्ट मेथड लग जाएगा, देखो अगर क्यू एक्स की जगह मान लो साइन एक्स हो या कोस एक्स हो तब भी शॉर्ट मेथड लग जाएगा, देखो अगर क्यू एक्स की जगह कोई बहुपद हो एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो ऐसा हो तब भी शॉर्ट मेथड लग जाएगा, देखो अगर क्यू एक्स बराबर ऐसा हो, देखो ई की पावर ए एक्स हो साथ में वी का मतलब है एक्स का बहुपद, ई की पावर ए एक्स हो साथ में एक्स का फलन हो, देखो वी है वो एक्स का फलन है, देखो इन सब के लिए शॉर्ट मेथड हो जाएंगे, देखो एक्स हो, देखो यहां पर जहां वी एक्स का कोई फलन है, देखो देखो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा है इनमें से अगर कोई फंक्शन दे रखा है, देखो ई की पावर एक्स है साइन एक्स या कोस एक्स है, बहुपद है जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ई की पावर ए एक्स इंटू वी का मतलब यहाँ साइन एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो कोस एक्स हो इस टाइप का कोई पद हो, या एक्स के साथ में साइन एक्स हो एक्स के साथ में ई की पावर एक्स हो, ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो हमेशा वो सारे क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से हो जाएंगे, देखो अब क्यू एक्स इनके अलावा अगर हो कोई होगा तब अपने को फिर वो जनरल मेथड काम में लेना पड़ेगा, देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए भी लग जाएगा शॉर्ट मेथड, देखो तो ये सारे शॉर्ट मेथड अपन पहले पढ़ रहे हैं, फिर जो बचेंगे क्वेश्चन उनसे करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है, देखो सबसे पहला मेथड अपन ये पढ़ रहे हैं, देखो
जब QX बराबर e की पावर AX हो, देखो जब QX बराबर e की पावर AX हो, देखो तब ये सूत्र है, देखो 1/FD e की पावर AX। यहां मान लो देखो ये तो d का फंक्शन है, PI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो जो d का फंक्शन होगा उसको 1/में लिखेंगे, देखो जो d का फंक्शन है वो 1/में लिखेंगे, फिर यहाँ e की पावर x हो, देखो तब आपको क्या करना है, केवल इतना काम करना है, d की जगह ये x का गुणांक लिख देना, बस d की जगह केवल x का गुणांक लिखना है, उत्तर आ जाएगा। देखो यहां जो d है उस d की जगह अपन क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लिख देंगे, देखो x का गुणांक लिख देंगे, देखो लेकिन ऐसा करने पे इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, देखो FA का मान 0 नहीं होना चाहिए, देखो बशर्ते मानी प्रोवाइडेड, यानी FA वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखो यानी अपन क्या करेंगे, देखो d की जगह x का गुणांक लिख देंगे, देखो d की जगह x का गुणांक लिखने पे इसका मान 0 नहीं बनना चाहिए, देखो तब सीधा अपन d की जगह x का गुणांक लिख देंगे। देखो अगर 0 बन रहा है तब अपन ये तरीका काम में लेंगे, देखो अगर 0 बन रहा है, जैसे ऐसा केस बन रहा है, देखो अब यहां देखो d की जगह अगर x का गुणांक लिखेंगे तो 0 बनेगा नहीं इसका मान, देखो देखिए भाई यहां d की जगह अगर x का गुणांक लिखेंगे तो इसका मान 0 बनेगा, देखो तो अगर 0 बनता है तब आपको ये सूत्र काम में लेना, देखो तब सूत्र लग जाएगा x की पावर r/(r) e की पावर x, ये सूत्र लगेगा। देखो अगर 0 बनेगा तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे, देखो यहां जो घात है वो देख लेंगे, देखो ये जो घात है वो देख लेंगे, देखो जितनी इसकी डिग्री है वो अपन यहां लिख देंगे, देखो ये लिख देंगे, देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारे, देखो देखिए भाई यहाँ पे QX के बराबर है, अगर e की पावर x हो तो आपको क्या करना है, d की जगह x का गुणांक लिखना है, देखो d की जगह x का गुणांक लिखना है, ऐसा करने पे 0 नहीं बनना चाहिए, देखो अगर 0 बन रहा है तब अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे, देखो 0 तभी बनेगा जब ऐसी स्थिति होगी, देखो और ऐसी स्थिति होगी तो इसकी घात देख लेंगे, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी बात, घात देख लेंगे, वो घात अपन यहाँ पे लिख देंगे, देखो वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। देखो एक बार समझाने के लिए मैं देखो ऐसे बता रहा हूँ, मान लो ऐसी स्टेप हो सकती है, देखो मान लो यहाँ है, देखो d-2 है, यहाँ e की पावर 5x है, देखो अगर ऐसी स्टेप आती है तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सीधा d की जगह लिख देंगे, x का गुणांक लिख देंगे, देखो अगर 1/d-2 e की पावर 5x है तो आपको क्या करना है, देखो d की जगह x का गुणांक लिखना है, देखो d की जगह x का गुणांक लिखना है, देखो मान आ जाएगा, देखो इसका उत्तर आ गया, देखो ये उत्तर आ जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो d की जगह x का गुणांक लिखने पे 0 नहीं बन रहा, देखो d की जगह x का गुणांक लिखने पे 0 नहीं बन रहा है, अगर 0 नहीं बनता तो सीधा d की जगह x का गुणांक लिख देंगे, देखो सीधा d की जगह x का गुणांक लिख देंगे, देखो अगर यहां होता ऐसा होता, देखो ये स्टेप होती, देखो समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे फिर, देखो ऐसी स्टेप अगर आ जाती तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो भाई तरीका क्या है, देखो e की पावर x हो तो अपन d की जगह x का गुणांक लिखेंगे, देखो लेकिन यहां देखो d की जगह x का गुणांक लिखने पे इसका मान 0 बन रहा है, देखो बात समझ रहे हो कि d की जगह x का गुणांक लिखने पे इसका मान 0 बन रहा है, ये तो समझ में आना चाहिए भाई सभी के, आ रहा है या नहीं आ रहा है, d की जगह x का गुणांक लिख रहे हैं, देखो d की जगह x का गुणांक लिखने पे 0 आ रहा है तो वो सूत्र लग जाएगा, देखो ये सूत्र लग जाएगा, देखो ये सूत्र लगेगा, देखो तो यहां इससे कंपेयर करेंगे, r का मान 2 हो जाएगा, देखो तो इसका उत्तर आएगा x² e की पावर 5x, ये उत्तर आएगा। देखो कई बार ऐसी स्टेप का ही मान पूछ लेंगे, इसी स्टेप का मान पूछ लिया, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आ गया। देखो अगर यहां होता, मान लो ऐसा होता तो कैसे करते, देखो ऐसी स्टेप आती तो कैसे सोल्व करते, देखो इसको, यही है मेन समझने वाली बात है, फिर क्वेश्चन तो कोई हो जाएगा। ये 3 तरीके बनेंगे, देखो अगर ऐसी स्टेप बनती है तो क्या करेंगे, देखो यहां d की जगह अगर x का गुणांक लिखेंगे तो 0 बन रहा है, देखो
तो इसमें तो डी की जगह अपन एक्स का गुणांक नहीं रखेंगे, लेकिन यहां देखो जीरो नहीं बन रहा है, तो जिसमें जीरो नहीं बन रहा है वहां डी की जगह एक्स का गुणांक लिख देंगे। देखो जिसमें जीरो नहीं बन रहा है वहां तो डी की जगह एक्स का गुणांक लिख देंगे। देखो वहां डी की जगह लिख दिया मैंने 5, तो वहां बन गया 25, और जिसमें जीरो बन रहा है उसको ऐसा कैसा रख लेंगे। देखो जिसमें जीरो बन रहा है उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे। देखो अब इसको अपन उस मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखो इस मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखो जिसमें जीरो नहीं बन रहा है उसमें तो सीधा मान रखना है, और जिसमें जीरो बन रहा है उसके लिए ये तरीका काम में लेना। देखो अब इस तरीके से कितना आ जाएगा इसका मान, 1/26 आ गया, आर का मान 3 हो गया यहाँ पर। देखो तो x की पावर 3 नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, देखो e की पावर 5x, ये उत्तर आएगा। देखो अब इस पूरे मेथड में ये 3 प्रकार की स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। देखो अगर ऐसी स्टेप आ रही है, सीधा आप सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो d की जगह x का गुणांक लिखना है। अगर d की जगह x का गुणांक लिखने पे जीरो नहीं बन रहा है तो उत्तर है। अगर जीरो बन रहा है तो आपने को ये देखने, देखो ऐसी घात देखनी है। देखो इसकी अगर जीरो बन रहा है तो इस फैक्टर की घात देखेंगे। देखो जितनी घात आ रही है उसके लिए सूत्र लगा देंगे। देखो अगर ऐसे दो फैक्टर है जिसमें एक में जीरो बन रहा है और एक में नहीं बन रहा है, तो जिसमें जीरो नहीं बन रहा है वहां तो सीधा डी की जगह अपन रख देंगे, एक्स का कोएफिशिएंट रख देंगे, और जिसमें जीरो बन रहा है वहां ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो ये 3 प्रकार की स्टेप आएंगे। देखो इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन है। देखो यहां पर इसका व्यापक हल पूछा गया है। इसका व्यापक हल अपने को पूछा गया। देखो व्यापक हल अगर याद करना है तो सबसे पहले अपन निकालेंगे। देखो CF, व्यापक हल याद करने के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे CF निकालेंगे। देखो तो CF निकालने का तरीका होता है d की जगह m रख देंगे। देखो हाँ पूरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो d की जगह m रख दिया, यहां से m का मान कितना आ जाएगा। देखो m बराबर आ जाएगा +- 1, ये आ गया। m के मान कैसे आ रहे हैं, देखो वास्तविक और भिन्न भिन्न आ रहे हैं। m के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो CF हो जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर x हो जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो ये तो आ गया, इसका CF आ गया। देखो अब इसका निकाल रहे हैं, PI निकाल रहे हैं। PI निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो वहां जो d का फंक्शन है उसको 1/, में लिख देंगे। देखो वहां जो d का फंक्शन है उसको 1/, में लिख देंगे। देखो राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है वो लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे, वहां जो d का फंक्शन है उसको 1/, में लिख देंगे, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन है वो लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो अब d की जगह रख दो, x का गुणांक रख दो। देखो इसके अंदर d की जगह x का गुणांक रखेंगे, e की पावर x है तो हमेशा क्या करना है आपको, d की जगह x का गुणांक रखना है, लेकिन ऐसा करने पे जीरो नहीं होना चाहिए। देखो तो यहां d की जगह अपन x का गुणांक रखेंगे, ये आएगा, यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब लास्ट में ये हमेशा ध्यान रखना है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। देखो व्यापक हल कितना आ जाएगा इसका, y = हो जाएगा CF + PI, ये आ जाएगा। CF का मान वहां से रख देंगे। PI ये हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। देखो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब छोटा क्वेश्चन यहां देखो ऐसे बन सकता है। मान लो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछ लेते, देखो d² - 1 y बराबर e की पावर x है, इसका केवल विशिष्ट समाकल पूछ लिया। देखो
इसका केवल विशेष समाकल पूछा गया है, देखो आपसे। करके देखो सारे, करो अपनी कॉपी के अंदर, देखो। केवल अपने को विशेष समाकल पूछा गया है तो पीआई का मान पूछा गया, देखो। जो डी का फंक्शन है उसको 1/, में लिख लेंगे, देखो। जो डी का फंक्शन है उसको 1/, में लिख लेंगे। देखो आप सुनो, इधर सुनेंगे, देखो एक बार सारे ध्यान से भाई। यहां देखो सीधा अगर अपन डी की जगह एक्स का गुणांक लिखेंगे तो इसका मान 0 बन रहा है। अगर 0 बनता है तो हमेशा आपको इसके फैक्टर करने, देखो। जिस फैक्टर में 0 नहीं बनता है वहां तो अपन मान रख देंगे सीधा, और जिसमें 0 बन रहा है वहां वैसे अपन काम इसमें उस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। देखो सुनो, इधर सुनो, देखो एक बार। यहां देखो सीधा डी की जगह एक्स का गुणांक लिखेंगे, इसका मान 0 बन रहा है तो इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो फैक्टर हो गए d+1 d-1, ये हो गया। अब जिस फैक्टर में 0 नहीं बन रहा है वहां तो सीधा रख दो, देखो ये मान। जिस फैक्टर में 0 नहीं बन रहा है वहां तो सीधा मान रख दो, ये आ जाएगा। यहां 0 बन रहा है तो यहां वो सूत्र काम में ले लेंगे। देखो क्या बन जाएगा बताओ, यहां पर सूत्र याद करके आ रहा है भाई, कल ये सूत्र जरूर आप लोग। यहां देखो इसकी घात 1 होगी, देखो इसकी घात 1 है, देखो इसकी घात 1 है तो ये बन जाएगा x की पावर 1 नीचे फैक्टोरियल 1 e की पावर x, ये आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 1/2x e की पावर x आएगा। देखो ये विशेष समाकल आएगा। देखो थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देखो सूत्र अच्छी तरह याद करने। देखो यहां सीधा d की जगह x का गुणांक लिख देते अपन, लेकिन 0 बन रहा था। देखो अगर ऐसा होता है तो इसके फैक्टर करेंगे। देखो जिस फैक्टर में 0 नहीं बन रहा है वहां तो सीधा रख देंगे, और 0 बन रहा है वहां उस तरीके से करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करके देखो, देखिए इस टाइप का। करके देखो भाई, करके देखो सारे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली बात तो देखो अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। इसमें d/dx की जगह कैपिटल D लिख देंगे। देखो ये देखो d/dx की जगह कैपिटल D लिख दिया। देखो सबसे पहले निकालेंगे CF निकालेंगे। देखो करके देखो, प्रैक्टिस यही हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस। देखो देखिए सबसे पहले देखो सहायक समीकरण लिख रहे हैं m² + m - 2 = 0 आएगा। देखो फैक्टर हो जाएंगे ना इसके, m² + 2m - m कॉमन ले लेंगे। देखो m बराबर आ जाएगा, देखो यहां -2 और 1 क्या आ जाएगा। तो m के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो CF आएगा C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर x आ जाएगा। देखो m के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो CF इतना आएगा। देखो इसका CF तो सभी क्वेश्चनों में निकालना पड़ेगा, और आगे वाला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वहां में निकालना पड़ेगा। देखो तो ये सीखो, याद करो। देखिए इस तरीके से आप PI निकाल रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, देखो जैसे ही e की पावर x हो, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो जैसे ही e की पावर x हो सीधा d की जगह x का गुणांक लिखना है। देखो
लेकिन ऐसा करने पे जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ अगर अपन डी की जगह x का गुणांक लिखेंगे तो इसका मान जीरो बन रहा है। देखो और जीरो बनता है तब इसके फैक्टर करेंगे। देखो अगर जीरो बन रहा है तब इसके फैक्टर करेंगे। देखो अब यहाँ अपन देख रहे हैं, थोड़ा इसको देख के अपन इसके फैक्टर लिख सकते हैं। देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो d+2 और d-1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो यहाँ इसके फैक्टर m+2 और m-1 आ रहे हैं ना, इसको देख के मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। देखो लिख दिए, अगर जीरो बन रहा है तब फैक्टर करेंगे। देखो ये सही है बात। अब जिसमें जीरो नहीं बन रहा है वहां तो सीधा रख देंगे। देखो यहाँ डी की जगह x का गुणांक लिख देंगे। देखो तो ये आ जाएगा 1/3। देखो यहाँ इसकी घात 1 है तो ये बन जाएगा x⁻1 फैक्टोरियल 1, यानी इसका उत्तर आएगा 1/3 x e⁻x आएगा। देखो क्या आएगा। अब CF और PI को जोड़ के लिख देंगे तो इसका उत्तर आएगा। देखो CF और PI को जोड़ के लिख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखो लिख देंगे ना लास्ट में, अतः व्यापकल हो जाएगा y बराबर CF प्लस PI, y बराबर आ जाएगा CF प्लस PI आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा करते हैं अपन। ये है देखो d² - 1, इसका केवल अपने को विशिष्ट समाकल पूछा गया। देखो इसका विशिष्ट समाकल अपने को पूछा गया। देखो PI ज्ञात करने का क्या तरीका हो जाएगा। देखो 1/d का जो फंक्शन है उसको 1/, में लिख देंगे। देखो राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है वो लिख लेंगे। देखो क्या आ जाएगा, क्या आएगा। अब यहां देखो कोस हाइपरबोलिक x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं जानते अपन, तो e⁻x की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखो क्या फॉर्मूला होता है e⁻x के पदों में, e⁻x प्लस e⁻−x/2 होता है। कोस हाइपरबोलिक x है या साइन हाइपरबोलिक x होता तब भी ऐसे ही कर लेते उस क्वेश्चन को। देखो साइन हाइपरबोलिक x होता तब भी e⁻x माइनस e⁻−x लिख देते। देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा देखो 1/d² - 1, क्या आ जाएगा, ये बनेगा। यहां e⁻−x आएगा, क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो कोस हाइपरबोलिक x का मैंने मान रखा है, फिर उसको सॉल्व कर रहे थे। देखो अब e⁻x वाला तरीका लगाना है देखो अपने को, लेकिन यहाँ पे d की जगह अगर x का गुणांक लिखेंगे तो इसका मान 0 बनेगा। देखो d की जगह x का गुणांक लिखेंगे तो इसका मान 0 बनेगा, इसलिए फैक्टर कर लेंगे। देखो d² - 1 है, इसके फैक्टर हो जाएंगे d-1 और d+1। ऐसे ही यहां भी 0 बनेगा तो इसके भी फैक्टर कर लेंगे। देखो d-1 और d+1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ रहे हो कि बात यहां तक, ये आ जाएगा देखो 1/2। अब जिसमें 0 नहीं बन रहा है वहां तो सीधा अपन d की जगह x का गुणांक लिख देंगे। देखो जिसमें 0 नहीं बन रहा है वहां तो यहां देखो d की जगह x का गुणांक लिखेंगे, ये कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। देखो और यहाँ पे d की जगह x का गुणांक लिखने पे 0 बन रहा है। देखो तो यहां बन जाएगा, ये कितना आएगा देखो 1/2। ये बात सारी समझ रहे हो ना भाई। यहाँ देखो d की जगह x का गुणांक लिखेंगे, 0 बन रहा है जबकि यहाँ नहीं बन रहा है, तो यहाँ सीधा मान रख देंगे। देखो यहाँ d की जगह 1 लिखेंगे तो ये तो बनेगा 1/2। देखो इसके लिए वो सूत्र लगाना पड़ेगा। देखो इसकी घात यहाँ पे 1 है। देखो तो ये बन जाएगा कितना, देखो x/1 e⁻x आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे d की जगह अपन लिख रहे हैं, देखो x का गुणांक लिखेंगे तो ये 0 बन रहा है। देखो तो जिसमें 0 नहीं बने वहां सीधा रख देंगे। देखो
डी की जगह एक्स का गुणांक लिखेंगे, देखो -2 आएगा देखो, और इसमें 0 नहीं बन रहा है तो इसकी घात देख लेंगे। देखो यहां देखो डी की जगह एक्स का गुणांक लिखेंगे तो यहां तो 0 नहीं बन रहा है तो सीधा मान रख दिया देखो इसके अंदर, यहां 0 बन रहा है तो इसकी घात देख लेंगे। देखो तो सूत्र हो जाएगा x की पावर 1/(1) इतना आएगा। पूरे में से अपन x कॉमन ले सकते हैं, देखो 1/2 कॉमन ले सकते हैं देखो, या पूरे में से अपन केवल x कॉमन ले रहे हैं। देखो पूरे में से केवल x कॉमन ले रहे हैं, देखो ये बन जाएगा e की पावर -x माइनस e की पावर x/2। देखो ये बन जाएगा। देखो ये किसका सूत्र बन रहा है? साइन हाइपरबोलिक x। तो अपना उत्तर आएगा इतना आएगा। अगर कोस हाइपरबोलिक x या साइन हाइपरबोलिक x से संबंधित क्वेश्चन हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो कोस हाइपरबोलिक x को ये लिख लिया, फिर अलग अलग लिखा। देखो ये लिख रहे थे। उसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो थोड़ी देर पढ़ेंगे, अभी सेकंड मेथड अपन देख रहे हैं। देखो अगर e की पावर x हो तो d की जगह x का गुणांक लिख देंगे, ऐसा करने पे 0 हो रहा है तो दूसरा सूत्र लग जाएगा। देखो यदि qx बराबर हो देखो साइन x या कोस x हो, देखो अगर qx बराबर यानी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो साइन x या कोस x हो तब कैसे सोल्व करेंगे। देखो qx बराबर साइन x या कोस x हो तब कैसे सोल्व करेंगे। देखो तो सूत्र ये हो जाएगा। देखो एक तो है ना, कल अपन सुबह पढ़ेंगे भी 8 बजे से, मैं बता दूंगा बाद में, एक बार सूचना दे रहा हूँ केवल ही, बाद में अपन पूरा इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। देखिए यहाँ qx बराबर देखो साइन x या कोस x है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो qx बराबर साइन x या कोस x है, देखो इसका फॉर्मूला अपन देख रहे हैं। देखो प्लीज इधर देखो एक बार, अगर qx बराबर अगर साइन x या कोस x हो तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो qx बराबर साइन x या कोस x हो तब सूत्र हो जाएगा 1/(f(d)² साइन x या कोस x। देखो d स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे, देखो x के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिख देंगे। देखो अगर साइन x है तो साइन x आ जाएगा, कोस x है तो कोस x आ जाएगा। देखो लिख लो, मैं बता रहा हूं। देखो अभी यानी अपन देखेंगे आगे, अभी जो डी स्क्वायर कहीं भी है तो डी स्क्वायर की जगह लिखना है आपको x के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखना है। देखो डी स्क्वायर की जगह लिखना है -a² लिखना है। देखो अगर यहाँ साइन x है तो यहाँ साथ में साइन x ही लिखना है, कोस x है तो साथ में यहाँ कोस x ही लिखना। देखो लिख लो, अभी सूत्र समझ में आ जाएगा। देखो लेकिन इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो f-a² है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो f-a² है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो डी स्क्वायर की जगह लिख देंगे x के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिख देंगे। देखो डी स्क्वायर की जगह आपको ये लिखना, देखो -a² लिखना। देखो ऐसा करने पे इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर 0 हो रहा है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो यदि f-a² बराबर अगर 0 आ रहा है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो 1/d² + a² साइन x लिख लो, अभी मैं समझा दूंगा। देखो देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो डी स्क्वायर की जगह अगर अपन -a² लिखेंगे तो इसका मान 0 बन जाएगा। देखो अगर डी स्क्वायर की जगह x के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखेंगे तो इसका मान 0 बनेगा। देखो तो अगर 0 बनता है तब आपको ये सूत्र काम में लेना। देखो तब इसका सूत्र हो जाएगा -x/2a cos x, ये सूत्र होता है। देखो अगर 0 बन रहा है तब ये सूत्र काम में लेंगे, ये माइनस से भी ध्यान रखना है। देखो -x/2a cos x होता है। देखो अगर यहां cos x है तब ये सूत्र हो जाएगा। देखो 1/d² + a² cos x, तब सूत्र हो जाएगा देखो x/2a साइन x हो जाएगा। देखो सेकेंड ग्रेड में कम से कम 2 बार तो ये सूत्र ही पूछे जा चुके हैं। देखो
1/d² प्लस a² साइन एक्स का मान या 1/d² प्लस a² कोस एक्स का मान पूछा जा चुका। देखो सेकेंड ग्रेड 2013 में और इनमें पूछा जा चुका। देखो याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस में होता है। देखो तो उसके साथ में तो माइनस आएगा, कोस वाले के साथ में प्लस आएगा। देखो थोड़ा अपन ध्यान रख सकते हैं, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कौन से में माइनस आएगा कौन से में प्लस आएगा। देखो तो साइन का समाकलन होता है वो माइनस में होता है, तो साइन वाले के साथ माइनस आएगा। देखो साइन का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स होता है, तो इसमें आएगा माइनस कोस एक्स। देखो कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स होता है, तो इसमें साइन एक्स आएगा। देखो थोड़ा इस तरीके से याद करना। देखो यानी d² की जगह लिखेंगे एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखेंगे। देखो अगर जीरो नहीं बन रहा है तब तो ये सूत्र काम में आ जाएगा। देखो अगर जीरो बन रहा है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो कई बार अपन देखेंगे, देखो इसकी घात 2 भी हो सकती है। देखो इसकी घात 2 या 3 भी हो सकती है, तब अपन कैसे करेंगे, एक सूत्र और लिख लेना। देखो आगे तब एक सूत्र और लिख लेना। देखो अभी एक साथ कर रहे हैं अपन क्वेश्चन। तब ये सूत्र होता है। देखो तब सूत्र ये होगा। देखो अगर n बराबर 1 ले लेते हैं तो वो पीछे वाले सूत्र बन जाएंगे। देखो n बराबर अगर आप 1 ले लोगे तो वो पीछे वाले जो सूत्र अभी अपने लिखे थे वो बन जाते हैं। देखो अगर नीचे d² प्लस a² की घात अगर 2 या 3 दे रखी है तब अपने को ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। देखो तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसके अंदर जैसे ये दे रखा है, देखो 1 मिनट सुनो भाई इधर। मान लो ये स्टेप आ रही है। देखो मान लो ये स्टेप आ रही है। देखो 1/d² प्लस 6 साइन 2x आ रहा है। देखो 1 मिनट सुनना भी ध्यान से प्लीज इधर। 1/d² प्लस 6 साइन 2x आ रहा है। देखो तो जब भी यहाँ पे साइन एक्स या कोस एक्स हो तो आपको क्या करना है, देखो d² की जगह लिखना है एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखना है। यानी d² की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो एक्स के गुणांक के स्क्वायर, यानी एक्स का गुणांक 2 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका नेगेटिव। देखो यानी d² की जगह क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। देखो d² की जगह लिखेंगे -4। देखो ऐसा करने पे जीरो नहीं बनना चाहिए। देखो तो ये जीरो नहीं बन रहा है तो सीधा ही मैंने d² की जगह -4 रख दिया। देखो यहाँ साइन 2x है तो यहाँ साइन 2x ही रहेगा। देखो इसका मान आ जाएगा 1/2 साइन 2x आ जाएगा। देखो ये उत्तर आ जाएगा। देखो अगर 1/d² प्लस 6 साइन 2x है तो आपको क्या करना है, d² की जगह लिखना है -a² लिखना है। ऐसा करने पे उसका मान जीरो नहीं बनना चाहिए। देखो अगर जीरो नहीं बनना है तो सीधा d² की जगह लिख देंगे -a² लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो ये बात समझे या नहीं। देखो d² की जगह मैंने देखो जहां भी d² हो वहां पे आपको क्या लिखना है, -a² लिखना। देखो एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखना। देखो अगर मान लो यहाँ पे ये स्टेप होती, सपोज देखो ये स्टेप ऐसे होती, देखो 1/d² प्लस 4 होता। देखो ये होता। देखो तब जब अपन d² की जगह लिखते -a² तो इसका मान 0 बन जाता ना। देखो तब अपन वो सूत्र काम में लेते, तब वो सूत्र काम में लेते। देखो और वो सूत्र ये था, देखो -x/2। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, उससे कंपेयर करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो साइन 2x है तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। देखो यानी आ जाएगा -x/4 cos 2x आ जाएगा। देखो सीधा सीधा तरीका याद करना है। देखो d² की जगह लिखना है आपको -a²,
लेकिन ऐसा करने पे जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बन रहा है तब वो सूत्र काम में आएगा, देखो वो सूत्र काम में आएगा। देखो अब यहां होता मान लो डी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता, देखो सपोज यहां डी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता, देखो तब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते, देखो तो पीछे जो सूत्र लिखा है उसके अंदर देखो एन की जगह 2 रखना पड़ता, फिर पीछे जो अभी अपने फॉर्मूला लिखा है उसमें एन की जगह रख देते 2, देखो पीछे जो अपने सूत्र लिखा था उसमें एन की जगह 2 रख देते, देखो क्या आ जाता, देखो -1 की पावर एन था ना वो, तो -1 की पावर 2 हो जाता। फिर x की पावर n था तो x की पावर 2 हो गया, देखो ये हो गया। फिर 2a की पावर n है, देखो वहां पे 2a का मान कितना हो गया यहाँ पे, a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, देखो की पावर n यानी की पावर 2 हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a की पावर n, फिर फैक्टोरियल n था, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा देखो साइन ax प्लस आएगा n पाई 2, ये आएगा n पाई 2, है सही है कि पीछे जो अपने सूत्र था उसमें मैंने n की जगह 2 कर दिया, n की जगह मैंने 2 किया, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 16 और 2 ये 32 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। यहां देखो ये साइन पाई प्लस 2x आ रहा है, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस, देखो माइनस साइन x स्क्वायर साइन 2x, ये इसका उत्तर आता। देखो आगे जब हम सोल्व करेंगे तो कहीं भी अगर ऐसी स्टेप आएगी तो उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो इस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारे। देखो डी स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखना, देखो डी स्क्वायर की जगह लिखना है एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिखना, देखो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, देखो अरे थोड़ी देर सुनो इसको, देखो एक बार देखो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। देखो सबसे पहले निकाल रहे हैं CF निकाल रहे हैं, CF निकालने के लिए डी की जगह m रख देंगे। देखो डी की जगह m लिख दिया, सहायक समीकरण लिख दिया, यहां से m के मान निकालेंगे। m के मान कितने आ जाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, देखो m का मान निकालने का, श्रीधराचार्य सूत्र से m का मान निकालेंगे, होता है -b होता है, देखो प्लस माइनस होता है √b स्क्वायर होता है, -4 × a × c होता है, अपॉन में 2a होता है, देखो ये होता है। यहां से इसका मान आ जाएगा, देखो m बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखो आ जाएगा। CF वाले सूत्र अच्छी तरह याद करके आना व्हीकल। देखिए यहां से m बराबर कितना हो जाएगा, देखो m बराबर आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, देखो ये आ जाएगा, देखो ये आएगा, देखो m बराबर इतना आएगा। देखो अब m के जो मान आ रहे हैं, देखो काल्पनिक मान आ रहे हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से इसको कंपेयर करेंगे। देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से इसको कंपेयर करेंगे, ये तो अल्फा हो गया, देखो और ये बीटा हो जाएगा, देखो इससे कंपेयर करेंगे तो देखो ऐसे लिख देते, m बराबर आ गया -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आ गया। देखो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, देखो बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन CF लिखेंगे तो कितना आ रहा है, देखो e की पावर अल्फा x, सूत्र होता है e की पावर अल्फा x। देखो यहां आ जाएगा कितना, देखो C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये इसका सबसे पहले अपन CF निकालेंगे, CF आ जाएगा। देखो
यहाँ तक सारी समझ रहे हो कि बात? प्रत्येक क्वेश्चन में सी एफ निकालना पड़ता है, देखो वैसे भी जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सी एफ निकालेंगे, देखो उसके बाद में अपन निकाल रहे हैं पी आई निकाल रहे हैं, देखो उसके बाद में अपन पी आई निकालेंगे, देखो क्या हो गया पी आई निकालने का क्या तरीका है? देखो जो डी का फंक्शन है उसको 1 में लिख लेंगे, देखो जो डी का फंक्शन है उसको 1 में लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में जो एक्स का फंक्शन है वो लिख देंगे, देखो लिख देंगे जो डी का फंक्शन है उसको 1 में लिख दिया, राइट हैंड साइड में जो एक्स का फंक्शन है वो लिख दिया। देखो अभी अपन ने नियम क्या पढ़ा, देखो डी स्क्वायर है वहां पे अपन लिखेंगे एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव, तो डी स्क्वायर की जगह लिख दो एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिख दो, देखो डी स्क्वायर की जगह लिख दो -1 लिख दो, देखो डी +1 आ जाएगा, देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, देखो डी स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव, देखो अब ये आ गया, देखो 1/d sin x आ गया, देखो और अपन ये बात जानते हैं 1/d का मतलब क्या होता है? समाकलन होता है, तो sin x का समाकलन कर देंगे -cos x आ जाएगा, देखो ये इसका पी आई आ गया, देखो ये इसका पी आई आ गया, देखो अतः व्यापक हल कितना आ जाएगा? अतः व्यापक हल कितना हो जाएगा? सी एफ और पी आई को जोड़ के लिख देंगे, देखो सी एफ और पी आई को जोड़ के लिख देंगे, देखो प्लस ये कितना हो जाएगा? C2 sin √3/2x माइनस आ जाएगा cos x, ये इसका आंसर आएगा, देखो सी एफ और पी आई को जोड़ के लिखेंगे तो उत्तर आएगा, देखो